हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और आप सभी की डिमांड थी कि सर, बायो के अंदर एक हमारे बीएससी नर्सिंग में टॉपिक है जो कि कोविड की वजह से हटा दिया गया, और यह टॉपिक एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं था। इस वजह से भी बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही थी इस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्तों, यह टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। बिल्कुल एक क्लास का टॉपिक है। आज की एक क्लास से यह टॉपिक आपका कवर होगा और यहां से कम आपको एक या दो भी प्रश्न मिल सकते हैं, लेकिन एक तो जरूर मिलेगा, यह तो मान के चलना मेरे दोस्तों। तो आगाज करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। आप ने अगर अभी तक हमारी टीम से मॉडल पेपर नहीं लिए मेरे दोस्तों, या आपने अभी तक हमारी क्वेश्चन बैंक नहीं ली है, तो आप जरूर क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर परचेज करें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरह से हमने मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की सीरीज तैयार की है। और यह मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक आपके सिलेक्शन को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, पिछले लगातार 4 महीनों से क्लासें चल रही है। आप यदि इस चैनल पर अभी जुड़े हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के भी पुरानी क्लासें देख सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में क्लासें चल रही है मेरे दोस्तों। तो आगाज करते हैं। और मॉडल पेपर लेने का तरीका आपको पता है, 9828721229। इस नंबर पे आपको 99 रुपीज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है मेरे दोस्तों। जैसे ही आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे, तो आपको तुरंत वापस व्हाट्सएप पर हमारी टीम मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भेज देगी। तो अब देखिएगा, अपन शुरू करते हैं पॉपुलेशन। पहले तो पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते किसको है? जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब है मेरे दोस्तों, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, मानव की या किसी जाति के जीवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मेरे दोस्तों, जनसंख्या की यानी पॉपुलेशन की जब हम क्या करते हैं बात, तो मेरे दोस्तों, जनसंख्या जीवों की दो तरह की है। यहां से एक एमसीक्यू आ सकता है, जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है वहां वहां मैं एमसीक्यू लिख रहा हूं। इसका मतलब आप उस बात को बढ़िया तरह से क्या करना, याद करना। मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। देखो, मैं कुछ इंग्लिश के नाम इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये नाम इंग्लिश में ही याद किए जाने चाहिए। मोनो का मतलब होता है एक, स्पेसिफिक का मतलब होता है जाति, पॉपुलेशन का मतलब है जनसंख्या। तो एक जाति की है जनसंख्या। क्या मेरे दोस्तों? एक जाति की है जनसंख्या। तो अब आप कहोगे सर, मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या है? तो देखो बच्चों, कोई एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में केवल कितने जाति के लोग रह रहे हैं? एक जाति के। यहां लोग का मतलब मेरे दोस्तों सभी जंतुओं से है, सभी जीवों से है। ठीक, तो कोई एक एरिया है, कोई एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में केवल कितनी स्पीसीज रह रही है? एक, वन। तो याद रखना मेरे दोस्तों, किसी एक क्षेत्र में केवल कितनी जाति हो मेरे दोस्तों? केवल एक ही क्या हो मेरे दोस्तों? जाति के सदस्य। केवल एक ही जाति के सदस्य निवास करते हो, तो ऐसी जनसंख्या को एक जाति की है या मोनो स्पेसिफिक जनसंख्या कहते हैं। बात समझ में आई? मान लो कि मैं जहां पढ़ा रहा हूं, इसके आसपास के पूरे क्षेत्र में एक ही जाति के जीव रहते हैं। जैसे मान लो मानव ही मानव है, और कोई पशु नहीं, और कोई पक्षी नहीं, ठीक, और कोई अन्य जाति नहीं, तो वो मोनो स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो मेरे दोस्तों, अगला जो है वो है पोली स्पेसिफिक। पोली का मतलब होता है बहुत, स्पेसिफिक का मतलब स्पीसीज यानी जाति। तो मेरे दोस्तों, पोली स्पेसिफिक स्पीसीज का मतलब यह हुआ कि जब भी, मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखता हूं, जब भी किसी एक क्षेत्र में
एक से ज्यादा जातियां निवास करती हो। जब किसी एक क्षेत्र में एक से ज्यादा जातियां निवास करती हो तो उसको पोली स्पेसिफिक स्पीसीज कहते हैं। क्षेत्र कितना? एक। जातियां कितनी? अनेक। तो एक क्षेत्र में अनेक जातियां, इन वन साइट, इन वन एरिया एंड मल्टीपल स्पीसीज। ठीक है, एरिया एक है, क्षेत्र एक है और उसमें जाति बहुत सारी है। आप ही मुझे बताना, आप जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं वो कौन सा क्षेत्र है? मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है कि पोली स्पेसिफिक पॉपुलेशन है? वो है पोली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। डन। अब मेरे दोस्तों अगला है पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक। वो फैक्टर कौन से हैं जो पॉपुलेशन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं या स्थिर कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं? मेरे दोस्तों वो क्षेत्र हैं, वो फैक्टर हैं। पहला नेटलिटी यानी जन्म दर। क्या जन्म दर? जन्म दर का मतलब जब भी नए जीव जब जन्म लेते हैं तो उनके जन्म लेने की जो संख्या है मेरे दोस्तों, प्रति 1000 लोगों के अंदर उनकी जो संख्या है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो जन्म दर क्या जाति मेरे पॉपुलेशन को प्रभावित करती है? हाँ, जन्म दर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, जन्म दर कम होगी तो पॉपुलेशन कम होगी। अगला है मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी। मृत्यु दर बताओ मेरे दोस्तों, मृत्यु दर क्या प्रभावित करती है क्या? हाँ, बिल्कुल प्रभावित करती है मेरे दोस्तों। मृत्यु दर अगर बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी और मृत्यु दर कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। कोविड की वजह से मोर्टिलिटी क्या हुई है? बढ़ी है। लेकिन मेरे दोस्तों वर्तमान समय में बहुत ही बढ़िया चिकित्सा सुविधाएं हैं, इसलिए मानव के अंदर जन्म दर क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जीवों की मृत्यु दर क्या हो रही है? घट रही है। क्योंकि लोगों को मॉडर्न मेरे दोस्तों ट्रीटमेंट मिल रहा है, हर एक डिजीज का सही समय पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस वजह से जीवों की जन्म दर बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। अब देखो मेरे दोस्तों दूसरा तीसरा जो कारक है वो है समष्टि दोलन। समष्टि का मतलब ही पॉपुलेशन, दोलन का मतलब उनका मूवमेंट। अब मान लो किसी एक क्षेत्र से कुछ लोग कोई दूसरे क्षेत्र में चले गए तो वहां की पॉपुलेशन कम हुई कि नहीं हुई? इसके बाद में एज, क्या एज इफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। इसके बाद में मेरे दोस्तों मान लो कोई पॉपुलेशन में बुजुर्ग लोग ज्यादा है तो बताओ क्या आने वाले समय में वो पॉपुलेशन इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जैसे चाइना के अंदर बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। पहले पॉलिसी थी हम 2 हमारे 1 और अब है हम 2 हमारे 11। नहीं 11 तो नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन हम 2 हमारे 2। उन्होंने इंडिया की पॉलिसी को अपनाया अब। ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत से लोग पॉलिसी को मानते नहीं है, पूरी क्रिकेट की टीम खड़ी कर देते हैं कि ये लो 11 खिलाओ। अब देखो मेरे दोस्तों अगला है वितरण। वितरण का मतलब यह है कि जो पॉपुलेशन के सदस्य हैं वो किन किन आवासों पर, किन किन स्थानों पर कितनी कितनी संख्या में है, कहां तक फैले हुए हैं। फिर है जैविक क्षमता यानी उनकी कैपेसिटी, समष्टि प्रसार उनका फैलाव और जैविक कारकों के प्रति अनुक्रिया यानी बाहर के वातावरणीय जितने भी फैक्टर है उनके साथ उनका किस तरह का मेरे दोस्तों कम्युनिकेशन है वो भी इफेक्ट करता है। अब एमसीक्यू लिख रहा हूं यहां पर, फिर मैं जहां जहां एमसीक्यू लिखता हूं आज वो पॉइंट आप कॉपी में नोट करना, उनसे बाहर इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, सुनिएगा क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए, जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए। तो मेरे दोस्तों सूत्र है स्मॉल डी बराबर
एन बाय ए अपॉन टी। डी क्या है? डेंसिटी यानी घनत्व। एन क्या है? एन है मेरे दोस्तों जीवों की संख्या। ए क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। और टी क्या है? टाइम। याद रखना मेरे दोस्तों, एन तो क्या है मेरे दोस्तों? जीवों की संख्या, पॉपुलेशन। और ए क्या है? ए क्षेत्रफल यानी एरिया। और टी क्या है? टी है मेरे दोस्तों टाइम। ठीक है, अब सुनो देखें, अब अपन बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे डेमोग्राफी की, कि डेमोग्राफी क्या है। और ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों, डेमोग्राफी जनसांख्यिकी। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो, मानव जनसंख्या वृद्धि और इसके संदर्भ में भविष्य में होने वाले विकास की संभावनाओं के अध्ययन को। मेरे दोस्तों, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है इसमें जो ग्रोथ हो रही है और इन फ्यूचर इसमें जो डेवलपमेंट होगा उसकी कंबाइन स्टडी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मेरे दोस्तों इन फ्यूचर डेवलपमेंट, इन दोनों की बात करते हैं। मानव की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि और भविष्य के अंदर मानव जनसंख्या के विकास की संभावनाओं का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मेरे दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे दोस्तों, जनसंख्या दिवस, डे ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। मेरे दोस्तों, बहुत ही बड़ा एमसीक्यू है, ये भी याद रखना। जहां जहां एमसीक्यू लिख रहा हूं उन चीजों को याद रखना। अगला पॉइंट है जनसंख्या के वृद्धि रूप या जनसंख्या के वृद्धि वक्र। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मान के चलना। जनसंख्या के वृद्धि वक्र कितने प्रकार के? मानव जनसंख्या के वृद्धि वक्र कितने प्रकार के? तब आप कहना कि सर, मानव की जनसंख्या के वृद्धि वक्र दो तरह के होते हैं, एक तो एस आकार का और दूसरा जे आकार का। एस टाइप और दूसरा किस तरह का? जे टाइप। मेरे दोस्तों, एस आकार का जो वक्र होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले वृद्धि क्या होती है? कम। फिर क्या होती है? अधिक। और फिर उसका इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, मतलब वो किस में चली जाती है? साम्य में। इसलिए पहला फेज लेग फेज। फिर मेरे दोस्तों, चूंकि फिर वृद्धि बढ़ी है इसलिए इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एंड फिर मेरे दोस्तों जीरो फेज। तो कितने फेज हो गए टोटल? 3 फेज हो गए, याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह के फेज 3 आपको किस में देखने को मिलते हैं? जे आकार की वृद्धि में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लेग फेज, एक्सपोनेंशियल एंड जीरो फेज किस में देखने को मिलेंगे? तो आप तुरंत कहना सर एस टाइप की ग्रोथ में। और एक अगली ग्रोथ कौन सी है? जे टाइप। ठीक है, अब वर्तमान समय में मेरे दोस्तों मानव की जो जनसंख्या है इसका ग्रोथ जो शेप है वो कैसा है? जे टाइप का। इसके अलावा जितने भी प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, कीट, वो किसी मौसम विशेष में तो करते हैं अपना जनन, तो मौसम विशेष में तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन शुरुआत में उनकी संख्या क्या थी? कम थी। तो मेरे दोस्तों, इसलिए इन मौसमी जनन करने वाले कीटों में भी कैसा? जे आकार का वृद्धि वक्र पाया जाता है। इसके बाद में मेरे दोस्तों यहां पे एक और एमसीक्यू लिख रहा हूं। आपने मॉलथस नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट है मॉलथस। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आए हैं मेरे दोस्तों। और मॉलथस ने पहली बार पॉपुलेशन थ्योरी दी थी, जनसंख्या सिद्धांत दिया था। अगर आपसे कोई कहे कि भाई जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, ठीक है, यह बात पहली बार अगर किसी ने कही तो वो था मॉलथस।
याद रखना ये बात। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, और एक तो जन्म दर निकालने का सूत्र और एक मृत्यु दर निकालने का सूत्र हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं मेरे दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये चैनल नहीं, ये आपका परिवार है मेरे दोस्तों, और मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। आप ये मान के चलें कि हम जो है हमारे इस पूरी फैमिली को यानी विजय एजुकेशन एंड न्यूज की ग्रोथ, ठीक है, करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि इस परिवार के सदस्य, इस परिवार के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदस्य जुड़ सकें और मैं मेरी पूरी ईमानदारी से, शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ आपको पढ़ा सकूं, नित्य नई जानकारी आपको दे सकूं। कभी भी मेरे दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए कभी कोई समझौता नहीं करेगी कि आपको पढ़ाया नहीं जाए। मेरे दोस्तों, आप और आपके भाई बहन, आपके फैमिली का हर एक मेंबर जो 9th, 10th, 11th, 12th और 12th के बाद की किसी भी आगे की क्लास की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए हम पढ़ाने के लिए मेरे दोस्तों हमने चूंकि संकल्प लिया है तो बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा स्टेमिना पिछले 4-5 महीने से रेगुलर लाइव क्लास के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। और मेरे दोस्तों, आपका सपना जो आपने देखा है वो जिस दिन पूरा होगा उस दिन हम बहुत खुश होंगे मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप सभी से कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस कोविड को एक बार के लिए अनदेखा कर दो आप लोग, और फिलहाल केवल देखते रहो तो अपनी किताबों को और आपके माता पिता के उस सपने को, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए जो देखा गया है। और मेरे दोस्तों, आप जरूर बनेंगे, आप जरूर सफल होंगे, ये मैं दावा करता हूं, ये मैं वादा करता हूं कि आपकी वास्तविक पढ़ाई जो है वो काफी अहम है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए बुक्स को छोड़ना नहीं है मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखें। तो देखिएगा, जन्म दर और मृत्यु दर के लिए क्या है फॉर्मूला। तो मेरे दोस्तों, जन्म दर के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है n बराबर B/T। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां B क्या है, तो मेरे दोस्तों यहां B बर्थ को प्रदर्शित कर रहा है। यह जन्म दर का फॉर्मूला है, बर्थ रेट का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। किसका? बर्थ रेट का फॉर्मूला है। तो इसलिए बर्थ रेट अगर आपको ज्ञात करनी हो तो आपको B/T फॉर्मूला याद रखना है। इसका मतलब है कि प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चों ने जन्म लिया, और अपॉन समय अवधि, वो भी ईयर में, वर्षों में। तो 1000 पर मान लो 1000 लोगों पर मान लो कि 200, 300, 500, 10, 50, 5 जितने भी बच्चों ने जन्म लिया उन बच्चों की संख्या हम ऊपर लिखते हैं, और इसके अलावा समय का क्या लगाते हैं, भाग। आपको तो मेरे दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखना है कि n बराबर होगा B/T। यह हो गई जन्म दर। अब मेरे दोस्तों, मोर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर का भी एक फॉर्मूला है मेरे दोस्तों। मोर्टिलिटी रेट m बराबर क्या होता है, D/T। D क्या है यहां पर, D यहां पर डेथ लोगों को प्रदर्शित करता है, मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने जो है लोगों की मौत हुई, और मरने वाले जो लोग हैं वो कितने समय में, मान लो 1 वर्ष के अंदर 200 लोगों की मृत्यु हुई, तो भैया 200 बटा क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 या 2 ईयर या 3 ईयर जो भी होगा। ठीक है, तो ये मृत्यु दर इस प्रकार से आप निकालते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 2 बातें और भी लिखी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी MCQ बन सकता है। तो ये 2 फॉर्मूला है, इनसे MCQ आ सकता है, एक तो D/T, एक B/T। एक और फॉर्मूला इधर देखो आप लोग, मैंने अभी बताया था आपको, D बराबर N/A/T। ये किसका फॉर्मूला है, ये जनसंख्या घनत्व का है मेरे दोस्तों। ये किसका है, जन्म दर का है। ये किसका है, मृत्यु दर का है। अब मेरी बात को सुनो मेरे दोस्तों, अब यहां पे देखो, क्रूड बर्थ रेट, क्या, क्रूड बर्थ रेट, और एक है मेरे दोस्तों क्रूड डेथ रेट।
याद रखना मेरे दोस्तों, इन दोनों की परिभाषा आपको आनी चाहिए। पहले सुनो, क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट तो किसे कहेंगे? प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और प्रति 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर। तो भाई क्रूड बर्थ रेट क्या है? तो क्रूड बर्थ रेट का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। जरूरी तो नहीं है ना कि सभी बच्चे जीवित जन्म ले। तो प्रति 1000 में जितने बच्चे जीवित जन्म ले रहे हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, मान लो कि एक वर्ष के अंदर टोटल किसी स्थान विशेष पर 100 बच्चों ने जन्म लिया, और इन 100 में से 10 बच्चों की मौत हो गई। तो आपसे कोई कहे कि क्रूड बर्थ कितनों का हुआ? फिर 90 का। लेकिन कुल जन्म कितने बच्चों का हुआ? 100 का। ठीक है ना? तो क्रूड बर्थ रेट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो इन 90 से होगी, न कि इन 100 से। ठीक है, इसी तरह से क्रूड डेथ रेट का मतलब क्या है? प्रति 1000 लोगों में जो मेरे दोस्तों मरने वालों की जो संख्या है वो आपकी क्रूड मेरे दोस्तों डेथ रेट होगी। अब इसके बाद में एक आपके बुक्स के अंदर बहुत ही बढ़िया हेडिंग दी गई है, मैं इसे एमसीक्यू बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। एक है इमिग्रेशन और एक है मेरे दोस्तों इमिग्रेशन। दोनों में क्या फर्क है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एक है ई की, एक की स्पेलिंग ई से और एक की आई से, बस इतना ही फर्क है, और उच्चारण तक में फर्क नहीं है मेरे दोस्तों। तो जब इतनी ज्यादा सिमिलर टर्मिनोलॉजी है तो डिफरेंशिएट करोगे कैसे? तो देखो मेरे दोस्तों, और यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, इमिग्रेशन को इंग्लिश में प्रवास कहते हैं, और इमिग्रेशन को मेरे दोस्तों अप्रवास कहते हैं। आप हिंदी वाले अगर याद करना चाहते हो तो ऐसे याद रखना, उत्प्रवास का मतलब है उड़ना। उड़ना का मतलब किसी एक जगह को छोड़कर चले जाना। तो मेरे दोस्तों ऐसे लोग जो किसी एक देश को छोड़ करके चले गए हो उनको अपन बोलते हैं क्या? उत्प्रवासी, और इस घटना को बोलते हैं उत्प्रवास। क्लियर बात है? अब है अप्रवास। अ से याद रखना आने वाले, और ऊ से याद रखना उड़ने वाले। ठीक है, आप इंग्लिश वाले कैसे याद रखोगे? आई का मतलब, आई मतलब आना। तो मेरे दोस्तों इमिग्रेशन की जब भी बात आए तो आप क्या याद रखोगे? किसी अदर कंट्री से मेरे दोस्तों किसी एक क्षेत्र विशेष में जो लोग आकर बस जाते हैं उसे अपन बोलते हैं क्या? इमिग्रेशन। तो मेरे दोस्तों इमिग्रेशन में जब कोई अदर कंट्री से, किसी अदर एरिया से कोई लोग चल करके किसी एक स्थान विशेष पर आ गए तो वो इमिग्रेशन हो गया, वो अप्रवास हो गया। और किसी एक स्थान विशेष से लोग चले गए तो वो मेरे दोस्तों इमिग्रेशन हो गया, वो मेरे दोस्तों उत्प्रवास हो गया। ठीक है, आप केवल इन नाम पे विचार करना, स्पेलिंग पे विचार करना। मेरे दोस्तों ये बात गलत है, मत करना। जब ई दिखे तो यहाँ क्या होगा मेरे दोस्तों कि किसी वन कंट्री से अनदर कंट्री में मेरे दोस्तों लोग क्या हो गए मेरे दोस्तों? चले गए। चलो अब बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको दे रहा हूं, एज पिरामिड। एज पिरामिड को आयु पिरामिड कहते हैं मेरे दोस्तों। आयु पिरामिड की अपन बात करेंगे। आयु पिरामिड में एक ही उदाहरण याद रखना है और वो है इथ बोर्ड बेस पिरामिड। क्या? इथ ब्रॉड बेस पिरामिड। इसे चौड़े आधार वाले पिरामिड कहते हैं। चौड़े आधार वाले पिरामिड कौन से जीवों के होते हैं ऐसे पूछा जाएगा तो आप आंसर लिखना
घरेलू मक्खी, यीस्ट और पैरामीशियम। घरेलू मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका और यीस्ट और पैरामीशियम के कैसे एज पिरामिड होते हैं मेरे दोस्तों? तो चौड़े आधारीय भाग वाले। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, मैं जितनी भी चीजें एमसीक्यू बना करके बता रहा हूं वो हर एक बात अपने जहन में जरूर डाल लेना। अब मेरे दोस्तों मैं बात किसकी करूंगा? अब मैं यहां पर इस पूरी हेडिंग में गर्भ निरोधक युक्तियों की बात करूंगा। किसकी? गर्भ निरोधन की बात करूंगा। लेकिन उससे पहले यह चीज एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पॉपुलेशन क्या है? किसी स्थान विशेष पर उपस्थित लोगों की संख्या, रहने वाले जीवों की संख्या। ठीक है। पॉपुलेशन कितने टाइप की? दो, मोनोस्पेसिफिक एंड पॉली स्पेसिफिक। मोनोस्पेसिफिक का मतलब किसी एक एरिया में, किसी एक क्षेत्र में एक ही जाति के सदस्य रहते हैं तो मोनोस्पेसिफिक। किसी एक एरिया में एक से ज्यादा जाति के सदस्य रहते हैं तो पॉली स्पेसिफिक। फिर आपने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन प्रभावित करता है? तो नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, एज और इसके अलावा मेरे दोस्तों समष्टि दोलन, समष्टि प्रसार और भी बहुत से। ठीक है। फिर है पॉपुलेशन डेंसिटी का सूत्र। पॉपुलेशन डेंसिटी स्मॉल डी बराबर होता है n बाय ए अपॉन मेरे दोस्तों टी। ठीक है। और n बाय ए को अपन डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। n बाय ए को और किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। इसलिए स्मॉल डी बराबर होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल टी। अब मेरे दोस्तों डेमोग्राफी में अपन ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ग्रोथ और फ्यूचर में उसके डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। अब मेरे दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। इसके बाद में जनसंख्या के जो ग्रोथ के मेरे दोस्तों जो आरेख हैं, उसके जो ग्राफ हैं, उसके जो वक्र हैं वो दो तरह के हैं, एक एस शेप, दूसरा जे शेप। वर्तमान समय में ह्यूमन का जो मेरे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ है वो है आपका जे शेप। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? अब बात, और हाँ, मोल्थस नाम का जो साइंटिस्ट था उसने पहली बार मेरे दोस्तों पॉपुलेशन की क्या दी थी? थ्योरी दी थी मेरे दोस्तों। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? फिर हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर की, बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। बर्थ रेट तो क्या है? प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या। और डेथ रेट क्या है? प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले जीवों की संख्या मेरे दोस्तों याद रखना। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? तो सर अब अपन बात कर रहे हैं गर्भ निरोधक युक्तियों की। किसकी बात कर रहे हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। क्या मेरे दोस्तों? पॉपुलेशन की ग्रोथ को क्या करना? रोकना। आपको ही पता है मेरे दोस्तों हमारे देश में बड़ी तेज गति से जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। और इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने, आपको पता है, बालिकाओं की जो शादी की उम्र है वो भी बढ़ा करके कितनी कर दी है? 21 वर्ष कर दी है मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके लिए अलग अलग राज्य सरकार कानून भी लेके आ रही है। ठीक है ना? क्योंकि मेरे दोस्तों जब जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, उनके लिए फूड की सप्लाई नहीं होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोकने के बहुत से विकल्पों पर काम करना चाहिए। और उनमें से मेरे दोस्तों ये कुछ विकल्प हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। मान लो कि एक दंपति है और उनका विवाह हुआ है मेरे दोस्तों। विवाह होने के बाद वो दंपति ये चाहती है कि मुझे कुछ वर्षों तक मेरे करियर पर ध्यान देना है, मुझे संतान उत्पन्न नहीं करनी। तो फिर वो उस थोड़े समय के लिए गर्भ निरोधक बनी रहने के लिए कौन से तरीके अपना सकती है? ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर अपन गर्भ निरोधन की एक तो कैसी विधि की बात करेंगे? अस्थाई।
कैसी विधि की बात करेंगे? अस्थायी विधि। और दूसरा गर्भ निरोधन की कैसी विधि की बात करेंगे मेरे दोस्तों? स्थायी विधि। और क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है और कौन सी अस्थायी विधि है। मेरे दोस्तों, गर्भ निरोधन का जो परमानेंट मेथड है उसे तो अपन क्या कहते हैं? उसे तो मेरे दोस्तों कहते हैं बंध्यकरण। ठीक है, अर्थात मेरे दोस्तों एक तो वैसेक्टोमी और दूसरी ट्यूबेक्टोमी। आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। मेरे दोस्तों, वैसेक्टोमी को नर नसबंदी कहते हैं, जबकि ट्यूबेक्टोमी को मादा नसबंदी कहते हैं। मेरे दोस्तों, इसी ट्यूबेक्टोमी का एक और नाम है अंडवाहिनी विच्छेदन। क्या नाम है इसका? अंडवाहिनी विच्छेदन। जबकि मेरे दोस्तों वैसेक्टोमी का नाम है एक और शुक्रवाहिनी विच्छेदन। क्या नाम है इसका? शुक्रवाहिनी विच्छेदन। मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अगर मेल एंड फीमेल परमानेंट गर्भ निरोधक बनना चाहते हैं, मान लो कि एक फीमेल है, ठीक है, उसने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है और अब वो संतान आगे फ्यूचर में नहीं चाहती, तो वो परमानेंट गर्भ निरोधक बने रहने के लिए वो क्या करेगी? वो अपनी अंडवाहिनी को मेरे दोस्तों सर्जरी के द्वारा, अंडवाहिनी को सर्जरी के द्वारा क्या करवा देगी? कटवा देगी। और उसके बाद कभी भी मेरे दोस्तों जब वो यौन संबंध बनाएगी तो कभी भी मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिल नहीं पाएगा और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ये हो गया परमानेंट मेथड। ठीक है, ये मेथड मेरे दोस्तों मेल भी अपना सकता है। मेल में इस मेथड को वैसेक्टोमी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली इस मेथड को ज्यादा यूज कौन करते हैं? फीमेल। एक बार मेरे दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था राजीव गांधी। उन्होंने बड़े पैमाने पर पुरुषों में नसबंदी करवाई थी, इसलिए लोग लंबे समय के लिए घरों के अंदर दुबक करके बैठ गए थे। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब ऐसी दंपति जो थोड़े समय के लिए गैप चाहते हैं, मान लो उनकी एक संतान हो गई और दूसरी संतान के बीच 2 साल का 3 साल का गैप चाहते हैं, ठीक है, या शादी के बाद 3-4 साल तक संतान नहीं चाहते, तो उन्हें कौन सी विधियां अपनानी चाहिए? यानी अस्थायी विधियों की मैं बात कर रहा हूं। अस्थायी विधियों में मेरे दोस्तों सबसे पहली विधि का नाम है प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। किस तरह का मेथड मेरे दोस्तों? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? नेचुरल मेथड में सबसे पहला जो घटक है मेरे दोस्तों उसे कहते हैं आवधिक संयम। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब यह है कि मान लो एक फीमेल है और उस फीमेल के अंदर आपको पता है जो ओवेरी होती है, उस ओवेरी के अंदर मेरे दोस्तों अंडाणु बनता है। तो अंडाणु बनने का जो पूरा चक्र है वो 28 दिनों का होता है। ठीक है, और इस 28 दिन के चक्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, आर्तव चक्र। और इस आर्तव चक्र के 14वें दिन फीमेल जो है मेरे दोस्तों वो अंडाणु का त्याग करती है, ग्राफियन पुट्टिका फटती है, अंडाणु रिलीज होता है और वो अंडाणु सीधा मेरे दोस्तों अंडाशय से निकल करके अंडवाहिनी में आता है। कौन से दिन? 14वें दिन। तो अगर मान लो कि नर और मादा, पति और पत्नी अगर आर्तव चक्र के 14वें दिन मेरे दोस्तों यौन संबंध बनाते हैं, कोप्यूलेशन करते हैं, तो मेरे दोस्तों सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। क्या यह बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है। तो उन्हें आर्तव चक्र के कौन से दिन से लेकर कौन से दिन के बीच में यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए? तो मेरे दोस्तों उस महिला को 10वें दिन से लेकर के और 17वें दिन, याद रखना 10वें दिन से 17वें दिन। तो भैया अंडाणु तो 14वें दिन आता है, तो 10वें दिन क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों अगर वो 10वें या 11वें दिन यौन संबंध बनाती है तो भी नर का जो स्पर्म है वो भी तो आगे
एक दो दिन के लिए सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, और कई बार अंडोत्सर्ग एक आध दिन पहले भी तो हो जाता है। तो इसलिए 10 दिन से 17वें दिन के इस पीरियड को रिस्क पीरियड कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? रिस्क पीरियड। इसलिए कभी भी इन दिनों में मेरे दोस्तों मेल एंड फीमेल को यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट डे कौन सा होता है मेरे दोस्तों? फर्स्ट डे उसको मानते हैं जिस दिन महिला में ब्लीडिंग शुरू हुई हो, जिस दिन महिला में ब्लीडिंग शुरू हुई हो उसको फर्स्ट डे मानते हैं। और लगभग ब्लीडिंग मेरे दोस्तों फीमेल में रक्त का जो स्राव है वो 3 से 5 दिनों तक चलता है, तो वो 5 दिन भी शामिल है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, याद रखना। इसके बाद दूसरा जो ये प्राकृतिक मेथड ही तो हुआ, इसमें कोई बाहर से पदार्थ थोड़ी ना लिया, नहीं लिया। इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर है वो है स्तनपान। स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव का मतलब क्या है? इसे मेरे दोस्तों लैक्टेशन एमनोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेशन एमनोरिया। मेरे दोस्तों एक फीमेल है और उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो जब वो बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद लगभग 4 से 6 महीने तक वो बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक उस महिला में अंडाणु का निर्माण नहीं होता। 4 से 6 महीने तक उसमें अंडाणु बनता ही नहीं है। तो इस दरमियान अगर मेल एंड फीमेल पार्टनर यौन संबंध करेंगे तो भी मेरे दोस्तों वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो ये भी तो एक नेचुरल मेथड हुआ। तो 4 से लेकर कितने मंथ तक मेरे दोस्तों? 6 मंथ तक फीमेल मेरे दोस्तों गर्भ निरोधक प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मेरे दोस्तों जो मेथड है, वैसे इसमें 2 ही मेथड है, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। एक मेथड इसमें और चलता है मेरे दोस्तों, उसे कहते हैं बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब यह है कि मेल एंड फीमेल ने यौन संबंध स्थापित किया और यौन संबंध स्थापित करने के दौरान मेल अगर अपने सीमन को, नर अपने वीर्य को मादा के योनि में स्थानांतरित किए बिना वीर्य को अगर बाहर स्थानांतरित करें, मेरे दोस्तों सीमन का अगर त्याग बाहर करे योनि के, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। तो याद रखें मेरे दोस्तों, ये तीनों के तीनों मेथड किस तरह के हैं? नेचुरल मेथड है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या नेचुरल मेथड पूरी तरह से सेफ है? नहीं है, यह पूर्ण रूप से सेफ नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि बाह्य स्खलन के दौरान भी कुछ मेरे दोस्तों स्पर्म, कुछ सीमन फीमेल के वेजाइना में मेरे दोस्तों चला जाता है। स्तनपान अनावृत भी मेरे दोस्तों सभी महिलाओं में तो होता नहीं, ये तो ऐसी महिलाओं में होता है ना जिसने बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है। और आवधिक संयम में भी मेरे दोस्तों कई बार जो है इस टाइम पीरियड को भी जो है कई बार परिस्थितियां क्रॉस कर जाती है। अब सुनिएगा, यह अस्थायी मेथड हो गया। तो पहला अस्थायी मेथड है प्राकृतिक विधि। दूसरा मेरे दोस्तों जो अस्थायी मेथड है उसे बोलते हैं रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। मेरे दोस्तों केमिकल मेथड के अंदर क्या है? केमिकल मेथड में मेरे दोस्तों हार्मोन के संयोजन से बनने वाली जो टेबलेट है वो फीमेल को दी जाती है। यानी मेरे दोस्तों इसमें क्या दी जाती है? गोलियां। और ऐसी गोलियां जो गर्भ निरोधन के लिए ली जाती है उन्हें पिल्स कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? पिल्स कहते हैं। याद रखना, एक पिल्स बहुत ज्यादा फेमस है जिसे बोलते हैं मेरे दोस्तों सहेली। क्या कहते हैं? सहेली। ऐसी कौन सी गोली है जो गर्भ निरोधन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? उसका नाम है सहेली। सहेली कितने दिनों के अंतराल में दी जाती है? 7 दिनों के अंतराल में कि 21 दिनों के अंतराल में? याद रखना मेरे दोस्तों 7 डे के गैप में। ये एग्जाम में आ भी सकता है
कि मेरे दोस्तों सहेली किस प्रकार की टेबलेट है, डेली लेने वाली, 7 दिनों के गैप से लेने वाली कि 21 दिनों के गैप से लेने वाली। तो याद रखना मेरे दोस्तों ये जो है 7 डे के गैप से दी जाती है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है बच्चों कि भाई ऐसा इन टेबलेट में क्या है कि एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। तो याद रखना ये जो टेबलेट है मेरे दोस्तों ये यौन संबंध बनाने से पहले ली जाती है। इस वजह से फीमेल में ओव्यूलेशन लेट हो जाता है। जो अंडाणु रिलीज होना होता है उसके रिलीज में मेरे दोस्तों उसका जो ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, इसलिए समय पर अंडाणु अंडवाहिनी में आता ही नहीं है। दूसरा, इन टेबलेट की वजह से मेरे दोस्तों शुक्राणुओं की गतिशीलता क्या हो जाती है, कम। और तीसरी बात है इन टेबलेट की वजह से मेरे दोस्तों जो भ्रूण है उसका मेरे दोस्तों यूट्रस की एंडोमेट्रियम में गर्भाशय के अंत स्तर में रोपण नहीं होता, इसलिए फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद तीसरा अस्थायी मेथड जो है मेरे दोस्तों उसे बोलते हैं आईयूडी। आईयूडी की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसे क्या कहते हैं, अंतरा गर्भाशयी युक्तियां। मेरे दोस्तों कुछ ऐसे उपकरण आते हैं, कुछ ऐसी युक्तियां आती है जो फीमेल के जेनाइटल पार्ट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्थापित कर दी जाती है। वो युक्तियां मेरे दोस्तों उस फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाती है, उसे गर्भ निरोधक बनाए रखती है। और ये जो उपकरण मादा के जनन पथ में लगाए जाते हैं, इन्हें जब बाहर रिलीज करना होता है, बाहर निकालना होता है, तब मेरे दोस्तों बाहर निकाला भी जा सकता है और फीमेल वापस प्रेग्नेंट होना चाहे, संतान का सुख लेना चाहे तो ले भी सकती है। जैसे मेरे दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा कॉपर टी, है ना। मान लो एक फीमेल है और उसको 2 साल के लिए कॉपर टी लगानी है, तो वो 2 साल के लिए कॉपर टी लगा करके 2 ईयर के लिए मेरे दोस्तों क्या बनी रह सकती है, गर्भ निरोधक। तो ये जो आईयूडी है ये मेरे दोस्तों एक तो होती है कैसी, देखिए आईयूडी मेरे दोस्तों 3 प्रकार की है। एक तो है औषधि रहित। औषधि रहित आईयूडी में कौन आता है मेरे दोस्तों, लिप्सेस लूप, याद रखना। दूसरी जो आईयूडी है वो है कॉपर मोचक। कॉपर मोचक का मतलब ये एक ऐसी आईयूडी है जो कॉपर आयनों का त्याग करती है। कॉपर मोचक आईयूडी में एक है मल्टी लोड 375 और एक कॉपर 7 और एक कॉपर टी। मेरे दोस्तों आईयूडी में एक तो कैसी है, औषधि रहित। औषधि रहित आईयूडी में कौन आता है, लेप्सेस लूप, याद रखना, औषधि रहित। इसके बाद में मेरे दोस्तों दूसरी कैसी है, कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 7, कॉपर टी, और मेरे दोस्तों दूसरी है मल्टी लोड 375। मल्टी लोड 375 क्या है, तो ये एक प्रकार का कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर मोचक आईयूडी है। ठीक है, तीसरी और जो अंतिम है मेरे दोस्तों वो है हार्मोनल आईयूडी। क्या है भाई, हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी मेरे दोस्तों हार्मोन को रिलीज करती है, किसको, हार्मोन को, और इस वजह से मेरे दोस्तों वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। हार्मोन मोचक आईयूडी कौन सी है, LNG20, LNG20। और इसके अलावा मेरे दोस्तों प्रोजेस्टास्ट, याद रखना मेरे दोस्तों। तो जब भी आपसे पूछे कि भाई आप जो हैं वो आईयूडी के बारे में बताओ, ये वेरी 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 मस्ट है। मैं क्लियर कहना चाहता हूं इस बार आपके एग्जाम में इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप याद रखना ऐसी कौन सी आईयूडी है जो औषधि रहित है, तो वो है लिप्सेस लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है, कॉपर 7, कॉपर टी और मल्टी लोड 375। और हार्मोनल कौन सी है, LNG एंड प्रोजेस्टाट्स। ठीक है, अब सुनिएगा मेरे दोस्तों लास्ट। अब लास्ट क्या है देखो,
अब इसके जस्ट बाद में बात यह है कि भाई ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है या जो ये आईयूडी है ये किस तरह से फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाएगी। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला तो यह है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को डाउन करती है। स्पर्म की जो गतिशीलता होती है मेरे दोस्तों उसको ये क्या कर देती है, कम कर देती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो फीमेल का गिरवा वाला पार्ट होता है यूट्रस के नीचे, वो जो गिरवा है वो मेरे दोस्तों स्पर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करती। इस वजह से भी मेरे दोस्तों शुक्राणु जो हैं उनकी फेगोसाइटिक क्रिया बढ़ जाती है। तो ये शुक्राणु का फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। शुक्राणु का मेरे दोस्तों भक्षकाणु की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है इनकी वजह से। तो एक तो शुक्राणु का भक्षण बढ़ जाता है इनके कारण, गतिशीलता कम हो जाती है इनके कारण, याद रखना। अब मेरे दोस्तों इसके जस्ट बाद में तो अस्थायी विधि में प्राकृतिक हो चुकी है, रासायनिक हो चुकी है, और तीसरी अस्थायी विधि है आईयूडी। और स्थायी विधि में मैंने आपको बता ही दिया वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी मेरे दोस्तों। लेकिन एक और अस्थायी विधि है जिसे कहते हैं बेरियर। क्या कहते हैं? बेरियर मेथड। इसे बोलते हैं रोधक उपाय। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रोधक उपाय। और रोधक उपाय के रूप में मेरे दोस्तों कंडोम का यूज किया जाता है। किसका? कंडोम का। और किसका? डायफ्राम का। ठीक है ना। और एक नाम है वॉल्ट। ठीक है, तो कंडोम, डायफ्राम, वॉल्ट, ये मैं दोस्तों ऐसी चीजें हैं जो रोधक उपाय है। रोधक उपाय का मतलब ये है कि मेरे दोस्तों ये नर के शुक्राणुओं को या वीर्य को मादा के जनन पथों में गिरने से रोकता है। यानी मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो स्पर्म और फीमेल गेमिट ओवम है वो आपस में कांटेक्ट में ही नहीं आ पाते मेरे दोस्तों, और इस वजह से जो है फीमेल किसी भी कंडीशन में मेरे दोस्तों प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और अस्थायी जो मेथड है, जो नॉन परमानेंट मेथड है मेरे दोस्तों, इसमें जो ये रोधक उपाय है ये मेरे दोस्तों दो काम करता है। एक तो फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाता है, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको भी रोकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी फैलने से रोकता है, जैसे एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, इन बीमारियों के ट्रांसफर को भी रोकने में कंडोम काफी मददगार होता है। और आप सभी मेरे दोस्तों इन युक्तियों के बारे में भली भांति जानते होंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जितनी भी युक्तियां हैं कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हम चूंकि बायो के कैंडिडेट हैं तो इनके बारे में न्यूज़पेपर के द्वारा बहुत से हॉस्पिटल पर आपने इनके बारे में देखा होगा। क्यों भाई? क्योंकि सरकार मेरे दोस्तों ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं जहां अशिक्षा ज्यादा है, जहां महिलाएं पूरी शिक्षित नहीं है, वो महिलाएं इस तरह के जितनी भी इस तरह की युक्तियां हैं उन्हें यूज में नहीं लेती। ठीक है ना। वो महिलाएं मेरे दोस्तों नसबंदी नहीं करवाती, और इस वजह से वो बार बार संतान को जन्म देती है। वो उनके लिए भी बहुत पीड़ादायक होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि एक महिला मेरे दोस्तों अपने जीवन में 10 बार गर्भ धारण करती है या 7-8 बार गर्भ धारण करती है। ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय भी है मेरे दोस्तों। तो इसलिए इन गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा यौन शिक्षा देकर के प्रचार प्रसार होना चाहिए, और सरकार कर भी रही है। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्तों आज की ये जो आपकी क्लास थी ये 2 विषय पर केंद्रित थी। एक तो किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, और मेरे दोस्तों एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो मेरे साथियों आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास से आपको 1% भी जानकारी सीखने को मिली है तो आप मुझे जरूर सपोर्ट करें मेरे दोस्तों। आज ये जो सुबह की क्लास है मेरे दोस्तों ये इसलिए मैंने लंबी ली है क्योंकि कल शाम की आपकी क्लास हो नहीं पाई थी, जिसका मुझे खेद है मेरे दोस्तों। तो इसलिए
आपसे एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा कि आपने यदि हमारे टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप जरूर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक तैयार की है। और नीचे मेरे दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 9828721229। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट पुनः इसी नंबर पर भेज करके मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पूरी तरह से सॉल्यूशन के साथ मंगवा सकते हैं। और आपको आज शाम को या कल सुबह एक और नई क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी, इसलिए क्वेश्चन बैंक के लिए कोई भी स्टूडेंट मुझे कॉल नहीं करें, ठीक है। नई जितने भी बच्चों ने पहले क्वेश्चन बैंक ले रखी है उनके लिए मैंने एक नई क्वेश्चन बैंक तैयार की है और वो कल से मिलनी शुरू होगी, कल शाम से मिलनी शुरू होगी। तो मेरे दोस्तों आप इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका, आपके परिवार का और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सभी का उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये कोविड आपके नजदीक तक नहीं भटके मेरे दोस्तों, आपके बढ़िया हेल्थ की कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।